सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तमाम चुनावों को किनारे छोड़कर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चलते जा रहे हैं और बीच बीच में वो ऐसा सुर्रा छोड़ देते हैं कि बीजेपी वाले बिदक जाते हैं। महाराष्ट्र की सीमा में घुसते ही उन्होंने इस बार सीधे संघ को छेड़ दिया है कि तुम्हारे सावरकर बाबा कोई वीर फीर नहीं थे, वो तो डरपोक थे, कायर थे, अंग्रेजों की रहम पर पलने वाले थे। और इसके लिए उन्होंने भारत के इतिहास के पन्नों से वो चिट्ठी लहरा दी है जिसमें सावरकर ने कहा था, रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए माई बाप, हम फिर से आज़ादी वाजादी मांगने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बस एक बार बख्श दीजिए। और वो एक बार नहीं, बार बार अंग्रेजों के पैरों पर नाक रगड़ते रहे थे। सावरकर की चिट्ठियां एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल अक्सर सावरकर की चिट्ठियों के हवाले से कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला जरा दूजा है। राहुल गांधी ने सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को लपेट लिया है कि फुर्सत से पढ़ लीजिएगा अपने वीर की करतूतें। वो तो अंग्रेजों का पिट्ठू था, पिट्ठू। मोहन भागवत जी को भी भिजवा दीजिए। तो माइक नहीं है क्या? अपन जितने थामलो आओ तो जल्दी दीजिए। हाँ, दैनिक भास्कर। सही बात है ना, देखिए सच्चाई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पर महाराष्ट्र के अकोला पहुंचे राहुल गांधी ने दामोदर सावरकर का जिक्र करके संघ प्रमुख मोहन भागवत को इतिहास पढ़ने लिखने की नसीहत दे डाली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐतिहासिक दस्तावेज लेकर आए थे। ये दस्तावेज था सावरकर की चिट्ठियों का, जो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को लिखी थी। इन्हीं चिट्ठियों में एक के आखिर में जो लिखा है उसे राहुल गांधी ने बाकायदा पढ़कर सुनाया। मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। चिट्ठी अंग्रेजी में थी, लिहाजा राहुल गांधी ने खुद ही उसका हिंदी में अनुवाद करके बताया। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। हालांकि राहुल गांधी ने थोड़ी छूट दे दी अनुवाद में। अंग्रेजों को लिखी गई सावरकर की चिट्ठी की आखिरी लाइन का सही अनुवाद होगा, मैं आपका सबसे आज्ञाकारी नौकर बनकर रहना चाहता हूं। जी हां, सबसे आज्ञाकारी नौकर, ये सावरकर के शब्द हैं। राहुल गांधी ने भाजपा और संघ को चिढ़ाते हुए कहा कि इसे फडणवीस जी को भी देखना चाहिए, वो चाहें तो देख सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर जी अंग्रेजों के नौकर बनकर रहने के लिए किस कदर लालायित थे। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल अलग ही रंग में थे। उन्होंने चिट्ठी लहराते हुए कहा कि जब सावरकर जी ने यह चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू, पटेल जी सालों जेल में रहे थे, लेकिन कोई चिट्ठी साइन नहीं की, कोई माफी नहीं मांगी, न अंग्रेजों का नौकर बनकर रहने की बात की। राहुल गांधी ने पूछा, सावरकर जी को यह चिट्ठी क्यों साइन करनी पड़ी? इसका कारण डर है। वो अंग्रेजों से बुरी तरह डर गए थे। अगर वो डरते नहीं तो इस पर साइन नहीं करते। ऐसा करके उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल सबको धोखा दिया। ये दो अलग विचारधाराएं थीं। यहां एक बात गौर कीजिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए भी सावरकर के साथ हर बात जी लगाया। एक बार भी जी के बिना उनका नाम नहीं लिया। जहां भी बोला सावरकर जी बोला। ये सावरकर जी की चिट्ठी है, ये सावरकर जी ने लिखा है। सावरकर जी ने दरअसल राहुल गांधी जो चिट्ठी दिखा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। सावरकर ने जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी थी। और कमाल की बात यह है कि भाजपा और संघ दोनों इस बात को स्वीकार भी करते हैं। इसीलिए सावरकर को वीर साबित करने के लिए इंडिया टुडे में ऊंचे ओहदे पर रहे नारंगी पत्रकार उदय माहूरकर को आगे किया गया। उन्होंने केवल इतना साबित करने के लिए पूरी किताब लिख डाली कि जिस सावरकर ने जिंदगी में गांधी की कोई बात नहीं मानी बल्कि उनसे नफरत करते रहे, उन्होंने गांधी के कहने पर अंग्रेजों का आज्ञाकारी नौकर बनने की बात मान ली थी। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पर ऐसा किया था। वो उदय माहूरकर की उसी किताब के विमोचन में आए थे
और इस विमोचन समारोह में राजनाथ सिंह के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने उसी का माखौल उड़ाया है। ये मैं आपको गिफ्ट दे देता हूं और आप सबको कॉपी चाहिए तो सबको दिलवा देता हूं। भारतीय राजनीति में यह सवाल हमेशा ही उठता रहा है कि क्या सावरकर ने सच में माफीनामा लिखा था? तो इसका सीधा जवाब है हां। फिर दूसरा सवाल उठता है कि क्या गांधी जी ने वो माफीनामा लिखने को कहा था सावरकर से? तो इसका जवाब है कोई सबूत नहीं है। संघ और भाजपा इसी का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि माफी मांगना सावरकर की रणनीति का हिस्सा था कि एक बार जेल से निकल गए तो फिर आजादी के आंदोलन में कूद जाएंगे दोबारा। लेकिन इतिहास की किताबें कहती हैं कि जेल से छूटने के बाद सावरकर अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाले गुलाम की तरह हो गए थे। कांग्रेस नेता अर्चना डालमिया ने एक बार ट्वीट करके पूछा भी था कि कोई बताएगा सावरकर को 1924 में अंग्रेजों से 60 रुपए प्रति माह पेंशन किस बात के लिए मिलती थी? अंडमान के सेलुलर जेल के दस्तावेजों से पता चलता है कि सावरकर ने एक बार नहीं 6 बार अंग्रेजों के सामने दया याचिका जमा की थी। भाजपा कहती है कि सावरकर डरपोक नहीं वीर थे, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को ही उन्होंने अंग्रेजों के चरणों में अपना पहला माफीनामा पेश कर दिया था। मतलब जेल पहुंचने के केवल 1.5 महीने के अंदर। अंडमान जेल में सावरकर के साथ ही बंद रहे एक और कैदी वरिंद्र घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर पर भड़काते थे, लेकिन जब हम उनसे कहते थे कि खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे। सच ये है कि जेलर ने उन्हें कोई भी मुश्किल काम करने के लिए कभी नहीं दिया। इसी तरह इतिहासकार निरंजन तकले के मुताबिक हर 15 दिन पर वहां कैदियों का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सेलुलर जेल पहुंचे तो उनका वजन 112 पाउंड था, लेकिन 2.25 साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक को अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। मतलब सावरकर दबा कर खा रहे थे और मस्त आराम कर रहे थे, जबकि बाकी कैदियों का वजन लगातार गिरता जाता था। आगे सुनिए, सावरकर ने अपनी चिट्ठियों में गिड़गिड़ाते हुए यह भी कहा था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हो गई है और उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। इसी का नतीजा था कि सावरकर को 30 और 31 मई 1919 को जेल में अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाजत दी गई थी। बार बार माफी मांगने वाली चिट्ठियों का नतीजा यह हुआ कि पहले तो सावरकर को अंडमान सेलुलर जेल से पुणे की यरवड़ा जेल ले जाया गया और 1924 में वहां से भी उनको छोड़ दिया गया। तो क्या वहां से आने के बाद, निकलने के बाद सावरकर फिर से अंग्रेजों की जड़ खोदने में लग गए, आजादी के आंदोलन में लग गए? ना जी ना। वो देश की स्वतंत्रता के लिए क्या लड़ते? उन्होंने तो अंग्रेजों के पैरों में अपनी स्वतंत्रता भी गिरवी रख दी थी। उन्हें साफ साफ 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया था, दोनों लिखित। एक, वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, और 2, रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना जिले से बाहर पैर नहीं रखेंगे। निरंजन तकले के मुताबिक सावरकर ने वायसराय लिनलिथगे के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों के उद्देश्य समान हैं, गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना, और इसके एवज में अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे 60 रुपए महीना। सवाल है कि वो अंग्रेजों की ऐसी कौन सी सेवा करते थे, कौन सी खिदमत करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी। आपको बता दें कि वो इस तरह की पेंशन करने वाले पूरे भारत में अकेले शख्स थे। राहुल गांधी ने इसी इतिहास का जिक्र करके संघ और बीजेपी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।